हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो बच्चों, आपका पेपर देखा, क्या मस्त पेपर आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन ऐसे है जो हमने क्लास में आपको बताए गए हैं। यानी कि मेरे पास अभी सेट 3 है, मैं सेट 3 को सोल्व करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना, अगर आप ऐसे आंसर्स लिख के आए हो तो आप कंफर्म है आपके नंबर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मजा आ गया पेपर देख के कसम से। एक एक क्वेश्चन जो आपको क्लास में बताया गया है, रिविजन में कराया गया है, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। तो सेक्शन ए है बायोलॉजी। बायोलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्पायरोगायरा लेशमानिया हाइड्रा। नाम पढ़ के ही पता लग रहा है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर है। ठीक है, अब देखो, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तीनों के बारे में। तीनों ही आपको पता होगा बच्चों, स्पायरोगायरा, लेशमानिया और हाइड्रा, तीनों ही क्या है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों पार्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये तो गलत हो गया क्योंकि सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है। ठीक है, मल्टीसेलुलर है, गलत है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर, हाँ यूनिसेलुलर तो है। दे आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये स्टेटमेंट इसकी सही है। ठीक है, अच्छा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी है। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन में हमने सबसे ज्यादा इनके बारे में पढ़ा है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। कहता है विच स्ट्रक्चर इन द लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है बच्चों। हमने स्टोमेटा का क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर स्टोमेटा है ऑब्वियसली। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, इन सब के लिए काम आता है, तो इसका आंसर रहेगा स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से है। ठीक है, पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियास्टिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो कह रहा है कि पेनक्रियास से पेनक्रियास्टिक जूस निकलता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनके बारे में बताना है। तो पहला है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। पहली बात तो देखो, हमने आपको बताया था क्या, ट्रिप्सिन एक्चुअली प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये गड़बड़ होगी इसमें, यानी कि ये नहीं होने वाला आंसर। ठीक है, दूसरा है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, हाँ इसमें हो सकता है लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, तो ये आंसर करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज बोथ डाइजेस्ट फैट, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत हो गया, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो वो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तीन क्वेश्चन इतने आसान भाई साहब, मजा आ गया यार सही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन सिचुएशन आइडेंटिफाई द कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो सिचुएशन गिवन है उसमें से आपको ये पहचानना है, कौन से आइडेंटिफाई करा, केमियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है बच्चों, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। देखो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब आपको जब पढ़ाया गया था, तो ये एक तरीके का केमिकल, यानी कि ओव्यूल्स में से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो एक तरीके से सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, स्टिग्मा तक और पोलन ग्रेन तक, कि पोलन ट्यूब इधर की तरफ आएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर वहीं से है, तो ये केमियोट्रोपिज्म का है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये केमियोट्रोपिज्म का पार्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स सनलाइट, ये तो फोटोट्रोपिज्म है, तो जियोट्रोपिज्म तो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा हमारे। मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी, तो अर्थ और ग्रेविटी की तरफ जो चीज चलती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा केमियोट्रोपिज्म करेगा फर्स्ट, और थर्ड रहेगा हमारा जियोट्रोपिज्म का। मूवमेंट ऑफ लीव्स, तो नहीं ये भी नहीं है, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बच्चों, फर्स्ट और थर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए आंसर इज करेक्ट आंसर। जो बच्चे ए लगा के आए हैं खुश हो जाओ, मजे लो, आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, ठीक है ना, धरती से खत्म हो जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो नहीं हो पाते। इसने पूछा है ग्रुप इज नॉट बायोडिग्रेडेबल,
जो बायोडिग्रेडेबल ना हो। कंफ्यूजन यही होती है, गलती यही होती है, हम ध्यान से नहीं पढ़ते क्वेश्चन को, ठीक है। तो वेजिटेबल पिल्स, डेड लीव्स, ये तो भाई बायोडिग्रेडेबल हैं। काउ डंग्स, लेदर, ठीक है, वाटर, ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं। पॉलीथीन बैग्स, रबर बैंड और बॉल पेन, ये प्लास्टिक की चीजें हैं, पॉलीथीन वगैरह, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। अगर जिसने सी करेक्ट आंसर लगाया है तो मजे लो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ हार्ट विद द ब्लड वेसल्स मार्क 1 एंड 2। आपको यहाँ पे एक 1 और एक 2 ब्लड वेसल दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से देखते हुए आपको फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द हार्ट और द टू ब्लड वेसल्स। आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए स्टेटमेंट को बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट बच्चों कहती है ब्लड वेसल 1, यानी कि 1 की बात कर रहा है, इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाता है वो कौन सा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी जाएगी, एल्वियोली के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी और एल्वियोली से वापस ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन तो सही लग रहा है भाई, फर्स्ट वाला सही लग रहा है। सेकंड वाला पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स 2 की बात कर रहा है, यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रही होगी आपको, कह रहा है इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है बच्चों, ये कौन सा हिस्सा पढ़ रहा है, ठीक है, ये पढ़ रहा है लेफ्ट हिस्सा, ठीक है। आप अगर आप बुक का डायग्राम देखोगे तो ये लेफ्ट हिस्सा हो गया, और इसमें यही आता है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो इस तरफ आता है, तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। थर्ड वाला पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स 2 लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल्स, ठीक है। कह रहा है आर्टरियम रिलैक्स हो जाता है जब वो ब्लड को रिसीव करता है, रिलैक्स मतलब फैलना, और ब्लड जब किसी आर्टरियम के अंदर आएगा, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, आर्टरियम से फिर वेंट्रिकल ऐसे जाता है, तो आर्टरियम में जब ब्लड आता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, फिर आर्टरियम दबा के प्रेशर मारता है और तब जाके वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी इसका क्या है, सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या लग रहा है, देखते हैं, ब्लड वेसल फर्स्ट राइट आर्टरियम हैज थिक वॉल, कह रहा है राइट आर्टरियम के पास थिक वॉल होते हैं। आर्टरियम के पास थिक वॉल होना ये थोड़ा सा गड़ वाली बात है, आर्टरियम के पास थिक वॉल थोड़ी कम होती है, क्योंकि आर्टरियम में ब्लड नॉर्मल आता है, फिर वो जो पंप होता है तो वेंट्रिकल की थिक वॉल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैं ऑप्शन को थोड़ा कैंसिल करूंगा, तो आपका कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 3 होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी कि डी मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है इसका, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसने लगाया है, कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब आ गए एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन है, एक पहले देख लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, द प्लांट यूज वैरायटी ऑफ टेक्निक टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल, सम आर मेंशन्ड बिलो। कह रहा है कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं ना, प्लांट्स का एक्सक्रीशन समझाया था मैंने क्लासेस में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्लांट का जब एक्सक्रीशन होता है तो वो कुछ टेक्निक्स बताई गई है नीचे, तो कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, कह रहा है इनकरेक्ट वन बतानी है आपको। तो पहला है एक्सेस वाटर इज गिवन आउट बाय ट्रांसपिरेशन, तो यार ये तो ठीक लग रही है। कहता है गम्स रेजिन्स आर वेस्ट दैट आर स्टोर्ड, ये भी सही लग रही है मुझे तो, क्योंकि वो बूंद निकलता है ना उसमें से, तो वो सब है। कहता है रूट्स सीक्रेट सम वेस्ट इनटू द सॉइल, ठीक है, और फ्लावर कैन स्टोर सम वेस्ट, तो ये मुझे इनकरेक्ट लग रही है भाई लास्ट वाली, क्योंकि फ्लावर कभी भी वेस्ट को स्टोर क्यों करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो वेस्ट को स्टोर तो नहीं करेंगे, क्योंकि लीव्स कर लेती है, लीव्स स्टोर कर लेती है वेस्ट को और फिर गिर जाती है, पतझड़ हो जाता है पतझड़, तो इसका डी आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बाकी तो करेक्ट है इसके ऑप्शन, ठीक है। तो जिसने डी लगाया है कांग्रेचुलेशन अगेन। चलिए एसेंशियल रीजन देखते हैं। आठवां है, एसर्शन में गिवन है रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। तो आपको याद होगा रिफ्लेक्स एक्शन जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ब्रेन का लेना देना नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई लेना देना नहीं होता है, ये स्पाइनल कोड से ही चलाता है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू बात है। और रीजन दिया हुआ है मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड, तो रीजन भी सही है। तो इसका आंसर जहां तक है दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी कि बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए इसका आंसर है, आठवें का हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन एट हायर लेवल
of atmosphere, it is product of UV radiation acting on oxygen molecule। कह रहा है भाई ऑक्सीजन, ओजोन की बात करें, O3 मैंने पढ़ाया था आपको कि O3 कैसे बनता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पहले ब्रेक होते हैं यूवी के कारण, और यूवी रेडिएशन के कारण ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वो O3 बना लेते हैं। यानी कि जो हमारे O2 है, ये जो है O2 है, अब ये ब्रेक होगा यहाँ से और ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के O3 बनाएगा। तो ये यूवी रेज के कारण ऐसा होता है। इसमें H न्यू लिख सकते हैं यूवी, ठीक है, एनर्जी मिलती है उनको यूवी, ठीक है, तो इसके कारण ऐसा होता है। तो भाई असर्शन तो सही लगा, ठीक है। रीजन है द हायर एनर्जी ऑफ यूवी स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो रीजन भी सही लग रहा है। तो यानी कि इसका आंसर भी ए ही होने वाला है। 9th का आंसर भी क्या है, ए है बच्चों, ठीक है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ऐसे रीजन दो ही थे 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन अलग से आ गया। अब 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। 10th में दो पार्ट है, ए एंड बी, देखते हैं कौन सा है। कहता है व्हाई इज बाइल जूस, क्वेश्चन है व्हाई इज बाइल जूस कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। कहता है इवन इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम। कह रहा बाइल जूस क्यों इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में, हालांकि उसके अंदर तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं है, वो तो एक जूस की तरह बाइल जूस, ठीक है, लिवर सिक्रेट करता है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर मैंने कई बार क्लासेस में बताया और जो मैंने रिविजनरी वीडियो डाली थी मैंने उसमें बताया था बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट होने के कारण बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, वो जो फैट की गोलियां होती है ना बड़ी बड़ी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, यानी कि लार्ज ग्लोब्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का बहुत तगड़ा काम है। और बाइल सॉल्ट कहां पाया जाता है, बाइल जूस में पाया जाता है। तो ये काम है इसका। 1 मार्क्स में था, इतना बता दोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिस बच्चे ने बताया है खुश हो जाओ बच्चों। चलिए बी पार्ट है नेम सम सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल फिल्ट्रेट एंड सब्सिक्वेंटली सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या रीअब्सॉर्ब होता है जाके, ठीक है। देखो नेफ्रॉन में है ना, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ऑलमोस्ट सारा डाइजेस्ट हो जाता है, वहां से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है सब कुछ, लेकिन फिर भी जब सारा का सारा कह सकते हो आप कि ब्लड के अंदर चला गया और ब्लड ने सारा किसको दे दिया, हमारी सेल्स वगैरह को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज बच जाती है, तो जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ प्रोटीन का भी पार्ट होता है, तो ये सारे है ना वापस नेफ्रॉन में जब सफाई के लिए जाता है ब्लड, ठीक है, किडनीज में, तो वहां पर भी रीअब्सॉर्प्शन होता है इस चीज का। और रीअब्सॉर्प्शन करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि वाटर हो गया, कुछ टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गए, कुछ अमीनो एसिड्स हो गए कुछ टाइप्स के, ठीक है, उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और वापस किसको दे दिया जाता है, ब्लड को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर इसका, जिसने बच्चे ने ऐसा लिखा है थोड़ा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एट ऑल, तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन है बच्चों। 11th क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कह रहे पोलन of the female reproductive part of the flower, name the label only the following parts। कह रहा है आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है बच्चों, जर्मिनेशन ऑफ पोलन। यहाँ पर पोलन का मतलब है, यहाँ पे पोलन ट्यूब भी हो सकता है, ठीक है, बट पोलन लिखा है, तो कह रहा है जैसे ही पोलन ग्रेन जो होगा वहां पर पहुंचेगा फीमेल पर, तो वहां का एक पार्ट ड्रॉ करना है। ये आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आपने एक डायग्राम देखा था कुछ इस तरीके का, ये स्टिग्मा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक ओवरी आ जाएगी और एक ओवरी में नीचे इस तरीके का एक डायग्राम था, यहाँ पर पोलन ग्रेन आ जाता था, याद होगा आपको, वेरी गुड, ठीक है। ये पोलन ग्रेन हो गया, यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, वो वाला डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट्स देने हैं, देखो पहला पार्ट बोला था पार्ट दैट रिसीव द पोलन ग्रेन, तो पार्ट कौन सा रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, स्टिग्मा, स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, ठीक है। फिर कह रहा है द स्ट्रक्चर दैट कैरी द मेल जर्म सेल्स रीच टू द फीमेल जर्म सेल्स, वो स्ट्रक्चर जो मेल जर्म सेल्स को पोलन ग्रेन से निकालकर और कहां तक पहुंचाएगा, फीमेल जर्म सेल तक पहुंचाएगा, तो पोलन ट्यूब इज दैट स्ट्रक्चर, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इसका आंसर होगा सेकंड वाले का, ठीक है। तो पोलन ट्यूब क्या होती है, इसी डायग्राम में जो ट्यूब बनती है वो पोलन ट्यूब होती है। तो 2 मार्क्स का था आई थिंक क्वेश्चन, 2 पार्ट थे बिल्कुल इजी वाले, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स है बच्चों, इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन बच्चों। 12वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द एक्ट ऑफ च्यूइंग
फूड एंड सलाइवेशन ऑन द साइट ऑफ फूड। आसान क्वेश्चन है वैसे तो, बट हाँ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बच्चों को आंसर्स तो पता होंगे इसके, लेकिन लिखे कैसे, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। देखो साइंस के पेपर में यही होता है बच्चों, ठीक है। तो स्टेट टू डिफरेंस, दो डिफरेंस बताने हैं, खाने को चबाने में और सलाइवेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो देखो, खाने का जो चबाने का जो प्रोसेस होता है वो सिंपल किसके लिए होता है, फूड के जो बड़े आइटम्स होते हैं, जो बड़े टुकड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का, यानी कि काटने का, ठीक है। एक तो ये हो गया। और लेकिन सलाइवेशन की प्रोसेस क्या है, सलाइवेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे मुंह में जो ग्लैंड होती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, वहां से एक सलाइवा रिलीज होता है विच इज लिक्विड टाइप मटेरियल, जिसके अंदर एंजाइम भी होता है, सलाइवरी एमिलेज, जो कि डाइजेशन करवाता है स्टार्ट, ठीक है ना। तो एक ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, एक छोटे पीस में काटने का प्रोसेस है, और दूसरा क्या है, उसको खाने को सॉफ्ट बनाने का प्रोसेस है, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। और क्या डिफरेंस लिख सकते हो उसमें, दो तो मैंने ऐसे ही बता दिए तुम्हारे को, ठीक है। और डिफरेंस ये भी लिख सकते हो आपकी क्या नाम है वैसे तो इसमें टंग का भी यूज होता है, क्योंकि टंग मिक्स करने के काम आता है, और डाइजेशन में का मैंने आपको बताया एमिलेज एंजाइम होता है, लेकिन च्यूइंग में करना तो काटना होता है सिंपल, ठीक है, चबाना उसको मिक्स करना, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, क्या आया है, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। वाह, इतना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है दो डिफरेंस बताने हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। तो दोनों में बेटा सीधी बात है, पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस था, पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाना, ये पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो पॉलिनेशन के बाद होगा। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना। तो एक तो डेफिनेशन ही हो गई इनका डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि पॉलिनेशन एक फिजिकल मेथड के थ्रू कह सकते हो आप, जैसे कि पॉलिनेशन में आपने पढ़ाया था आपको क्या, जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर यूज हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। यानी कि विदाउट फैक्टर्स तो पोलन ग्रेन यहां से वहां तक जा ही नहीं सकता, एंथर से स्टिग्मा तक जा ही नहीं सकता, तो क्या होगा, वहां पर तो नहीं हो पाएगा अगर वो फैक्टर्स ना हो तो। लेकिन फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन में एक बार जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स फीमेल जर्म सेल्स के पास पहुंच गई तो उसको कोई वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको फ्यूज होने के लिए, वो खुद से अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस अकर हो जाएगा। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वहां पर कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो बहुत इजी डिफरेंसेस हैं, आपने अगर ये सारी बातें लिखी हैं तो आपको कंफर्म है बच्चों मार्क्स मिलेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बायोलॉजी तो बड़ी इजी आएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे। कहता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन में डिफरेंस बताओ। बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। पहली बात तो लोकेशन पे भी डिफरेंस बता सकते हो इनकी लोकेशन पे। नेफ्रॉन होता है किडनी में पाया जाता है, न्यूरॉन हमारी पूरी ऑल ओवर द बॉडी पाया जाता है। और डिफरेंस क्या बता सकते हो कि नेफ्रॉन बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। किस चीज की यूनिट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो करती है। वहीं पर न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि मैसेजेस को कन्वे करती है पूरी बॉडी में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। और क्या फंक्शन के बेसिस पे तो बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हो आप, ठीक है। इतना इतना एक ना, वैसे तो एक डिफरेंस ही बता दोगे, एक मार्क्स का है वैसे तो दो बता दे बहुत है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स में बताना है क्या रीजन है, ठीक है, सॉरी डिफरेंस बताना है। तो देखो सेंसरी नर्व, अगर आप वो वाला पार्ट आपको याद है, रिफ्लेक्स आर्क, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई हीट, कोई किसी भी चीज को हम छूते हैं, कोई भी स्टिमुली है, तो उसको जो सेंस करने का काम होता है, जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर सेंसरी नर्व काम करती है। तो वो एक तरीके से क्या कर रही है, सिचुएशन को सेंस कर रही है, ठीक है। और उसको कहां पर बोल रही है, सीएनएस के पास, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज रही है। तो ये काम है हमारी सेंसरी नर्व का। लेकिन मोटर नर्व का क्या काम है, मोटर नर्व जो है ऑर्डर लेती है कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से। एक जो ऑर्डर आता है वो मोटर नर्व के पास आता है, और मोटर नर्व, मोटर नाम ही मोटर आ रहा है तो दैट मींस कि कुछ फिजिकल वर्क होगा। यानी कि ऑर्डर मिलने के बाद ये क्या करते हैं, ये ऑर्डर के बेसिस पे काम करते हैं, यानी कमांड एक तरीके की, मोटर नर्व को कमांड मिलती है तो उस कमांड को रिसीव करता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था किसमें, हमारे सेंसरी नर्व्स में और मोटर नर्व्स में। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपको आपने ऐसा लिखा है तो। सी क्वेश्चन के बाद, सी पार्ट की बात करते हैं। तो कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, लो जी इतना आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा बच्चों। कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर से अपना खाना खा रहा है, यानी कि अपने खाने को ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन डिकम्पोजर क्या कर रहा है, डिकम्पोजर डायरेक्ट अपने प्रोड्यूसर से थोड़ी लेता है। डिकम्पोजर तो जो डेड एंड डिके एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करके अपना खाना न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हैं, ठीक है, जिसने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14th क्वेश्चन। चलिए 14th क्वेश्चन है बच्चों, लो जी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर क्वेश्चन आया है, बहुत इजी होता है। गिवन बिलो
इज अ पिरामिड शो द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम। ओके, तो सबसे नीचे है प्रोड्यूसर्स फर्स्ट नंबर पे, फिर आ गए प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए जो सेकंड लेवल पे कंज्यूम करते हैं, या तो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट मतलब एक तरीके से सेकेंडरी नंबर पे आते हैं, ठीक है। और टर्शियरी कंज्यूमर तो सबसे लास्ट में आते हैं जो सेकेंडरी को भी खा जाए एक तरीके से। तो अब इस बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, ए में, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई व्हिच वन इज टू बी प्लेस्ड एट व्हिच ट्रॉपिक लेवल, कह रहा है कि कौन सा किस ट्रॉपिक लेवल पे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है बच्चों आपको, डियर यानी कि डियर दिया है, ग्रास है, लायन है और स्नेक है और रैबिट है। तो ग्रास, ग्रास तो प्रोड्यूसर पे रहने वाला है, यानी कि ग्रास यहाँ पे फर्स्ट पे रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं घास को कौन खाता है, डियर भी खाई लेती है, ठीक है, और रैबिट भी खाई लेता है, तो रैबिट और डियर यहाँ पे सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर में आ सकते हैं, ठीक है, डियर और रैबिट। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, स्नेक, अच्छा रैबिट को स्नेक आराम से खा लेता है, और अगर बड़े वाले स्नेक है तो वो डियर को भी आराम से खा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्नेक हमारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे, ठीक है। और लायन तो ऑब्वियसली, ठीक है, स्नेक को तो वैसे नहीं खाता है लायन, बट हाँ भाई कुछ कह नहीं सकते, लायन एक डियर वियर सबको खा सकते हैं एक तरीके से, तो टर्शरी सबसे ऊपर बैठेगा लायन। तो ये एक लेवल रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा कुछ लगाया है तो आंसर अच्छा जाने वाला है, ठीक है। बी पार्ट की अगर हम बात करें, बी पार्ट कहता है डिस्कस द रीजन व्हाई प्राइमरी कंज्यूमर विल हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, कह रहा है कि डिस्कस करो रीजन कि क्यों प्राइमरी कंज्यूमर के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी में ज्यादा होती है एनर्जी, ऐसा कुछ कह रहा है। तो ये तो 10% रूल के अकॉर्डिंग बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि हमने पढ़ा था बच्चों 10% रूल के अकॉर्डिंग कि जो जिसको खाएगा उसकी 10% ही एनर्जी उसके अंदर जाएगी। तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कंज्यूम करेगा, प्राइमरी को कंज्यूम करेगा। तो प्राइमरी में जो टोटल एनर्जी होगी, लेट सपोज 100 जूल, या ठीक है 100 जूल थी, तो प्राइमरी में 100 जूल थी, तो उसको सेकेंडरी ने कंज्यूम किया तो क्या होगा, 10 जूल ही जाएगी सिर्फ, समझ रहे हो ना। तो लेस ही जाएगी अकॉर्डिंग टू 10% रूल। तो इसका आंसर भी आसान है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द बेस ऑफ द पिरामिड ब्रॉड, ठीक है, अच्छा चौड़ा क्यों है, कह रहा है कि पिरामिड का जो निचला हिस्सा है वो इतना वाइड क्यों है, और ऊपर जाते जाते पिरामिड पतला होता जा रहा है, इसका रीजन बताओ। तो आई होप बताने की जरूरत नहीं है, आसान आंसर है क्या बेटा, नीचे देखोगे अगर ध्यान से तो वाइड इसलिए है बिकॉज इस ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, प्रोड्यूसर्स है, और प्रोड्यूसर्स के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। जैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है तो 10% एनर्जी जाती है बस, फिर उसकी 10% अगले में जाएगी, उसकी 10%, तो यानी कि फर्स्ट से सेकंड पे जाने पर, सेकंड से थर्ड पे जाने पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि ये जो एरिया है ना वाइड वाला, ये एनर्जी को शो करता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर टर्शियरी है, टर्शियरी के पास सबसे कम एनर्जी ट्रांसफर हो गया अकॉर्डिंग टू 10% रूल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मजा आ गया भाई पेपर पढ़ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो जी, हेरिडिटी क्वेश्चन वहीं से आया है। कहता है मेंडल टुक गार्डन पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट ऑफ हाइट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फैक्टर, ठीक है। कहता है ही क्रॉस्ड tall pea plant with short pea plant and obtained all the tall plants in the first generation। लो जी, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है tall pea plant, short pea plant, तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, मजा आ रहा भाई। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टॉल प्लांट है, स्मॉल टी टफ प्लांट है। तो यहाँ से अगर आप बनाओगे तो यहाँ से आया टॉल, यहाँ से आया शॉर्ट, ठीक है, ये फर्स्ट बन गया लो जी। फिर दूसरा क्या बनेगा, टॉल एंड शॉर्ट, ये भी आएगा, ये भी हो गया। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, ये मैंने आपको क्लास में भी करा रखा। तो टॉल शॉर्ट, यानी कि अगर देखा जाए तो कितने बने, 4 पॉसिबिलिटी बनती है। तो और चारों में क्या है, कैपिटल टी है, और कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट मींस कि ऑल टॉल प्लांट, तो F1 जनरेशन हो गई है, ठीक है। F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है। तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई ओनली टॉल पी प्लांट वर ऑब्टेन्ड F1 प्रोजेनी, फर्स्ट पीढ़ी में F1 में सारे टोल प्लांट क्यों आए, ऐसा कह रहे हैं। तो बच्चों देखो, जब
क्रॉस कराया गया टोल और शॉर्ट प्लांट के बीच में, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि टोल प्लांट का जो कैरेक्टर है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो अपने आप को डोमिनेंट दिखाता है, यानी कि ज्यादा एक्सेस कह सकते हो आप, एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है। तो इस सभी में टोल प्लांट का कैरेक्टर है, तो दैट मींस कि दे एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो अगर कैपिटल टी रहा तो दैट मींस कि वो टोल ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो उसमें जेनेटिक के लिए देखें तो जीन्स तो है शॉर्ट प्लांट के, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो कि शॉर्ट प्लांट के जो जीन्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुए हैं, इनहेरिटेड हुए हैं, बट एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, ठीक है। और यही एक्सप्लेन किया था मेंडल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, बाय विच मेथड डिड मेंडल ऑब्टेन F2 जनरेशन, ठीक है। कह रहा है F2 प्रोजेनी कैसे, उसको उसने कौन से मेथड के थ्रू बताई। अब मेथड तो आप कह सकते हो, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अब मेथड के तो नाम यहाँ पे कोई आया नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस कराया हुआ था, तो ये दोनों का क्रॉस हुआ तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला गया था। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन की बात करता हूं तो उसमें सारे कैपिटल टी ये वाले आए थे, सारे जैसे यानी कि टोल, तो सारे टोल है, तो देखा जाए तो टोल का टोल के साथ क्रॉस कराया हुआ, हाँ है ना। तो इसको हमने वहां पे क्या मेथड का नाम रखा था, सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो सकता है, ठीक है ना, तो वो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है कि मेथड का नाम है सेल्फ पोलिनेशन, तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सेल्फ पोलिनेशन रहेगा, सी है, सी का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा दो है ऑप्शन में, तो दोनों में से कुछ भी एक करना है आपको। सी कह रहा है राइट वन डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, या फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट टू ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल अबाउट F1 जनरेशन। तो दोनों ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो। डोमिनेंट रिसेसिव में क्या डिफरेंस है आप आसानी से बता सकते हो। डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है जो जेनेटिकली अपने आप को ज्यादा शो करता है या फिर ज्यादा एक्सप्रेस करता है, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो रिसेसिव होता है वो अपना नहीं शो कर पाता अपने आप को, ठीक है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसमें, टू ऑब्जर्वेशन मेंडल F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में क्या ऑब्जर्वेशन थी, पहली ऑब्जर्वेशन दी थी ऑल टोल प्लांट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में उसने क्या देखा, सारे के सारे टोल प्लांट प्रेजेंट है, तो फिर उसने सोचा दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर सारे टोल प्लांट है तो दैट मींस कि शॉर्ट प्लांट के जीन्स कहां गए, तो उसने इससे कंक्लूजन निकाला था कि भाई अगर शॉर्ट प्लांट नहीं है यहाँ पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीन्स ट्रांसफर नहीं हुए, तो शॉर्ट प्लांट के जो जीन्स थे वो इनहेरिटेड हुए हैं बट एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, जो कि फर्दर जाके F2 में एक्सप्रेस हुए थे, ठीक है। तो आप इस पे यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या ऑब्जर्वेशन थी वहां पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। 16th क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन, कहता है आपको क्या करना है, एनालाइज करना है सच, ठीक है, ईच एंड उसके बारे में बताना है पॉसिबल इम्पैक्ट क्या पड़ा हुआ उसका, ठीक है। तो कुछ कह रहा है कि कुछ सिचुएशंस दी है, उनमें को उनका एनालाइज करो और उनका इम्पैक्ट बताओ क्या हुआ, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या दी है, आ population of bacteria having in the water having in temperature water with temperature increased by global warming, कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात आई है, तो ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट तो हमारे एनवायरनमेंट पे खराब है ही। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, तो बीमारी भी बढ़ सकती है पूरे तरीके से, तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। तो आप यहाँ पर इसका इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसा कुछ लिखा है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है द स्पर्म एनकाउंटर द एग व्हेन इट रीच द ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो इसलिए थोड़ा देखना है। हाँ, द स्पर्म एनकाउंटर द एग, कह रहा है स्पर्म जो है एग के पास पहुंचा व्हेन इट रीच द ओविडक्ट इन द ह्यूमन फीमेल, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर तुम खुद दिमाग लगाओ ना, अगर स्पर्म एग तक पहुंच गया ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली जाएगी, तो सीधी सी बात है ये इसका इंपैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, self pollination does not occur in the flower that contain only pistil,
सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है जिस फ्लावर में ओनली पिस्टिल होगा। देखो पिस्टिल एंड कार्पेल, ठीक है, दो पार्ट थे आई थिंक। हाँ, पिस्टिल एंड कार्पेल, डायग्राम भी देख सकते हो आप बुक में। इसमें जो होता है एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सेल्फ पोलिनेशन किसमें होता है? एक ही फूल से अपने ही फूल वाले को पोलिनेटेड कर देते हैं, पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट पाए जाए, ठीक है, तब ऐसा हो सकता है। अगर एक ही है तो दैट मीन्स की सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। ये बात, ये इंपैक्ट है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाले में है, एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। अगर एग फर्टिलाइज्ड ना हो तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट बताना है। तो बच्चों मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी लिखवाया था, व्हाट हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड और व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बताओ, ये क्वेश्चन मैंने सारे बता रखे बच्चों को, जो जो क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन बता रखे क्लास में, ठीक है। चलिए, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बच्चों जो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस प्रिपेयर हुई थी बेबी के लिए, जो न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो भी यूट्रस की इनर वॉल में इकट्ठा हुआ था, ठीक है, जो कि प्रोवाइड कराया जाना था एम्ब्रियो को उसकी ग्रोथ के लिए, बेबी को उसकी ग्रोथ के लिए, वो न्यूट्रिशन और नरिशमेंट अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा और उसकी जो इनर वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी। और इनर वॉल ब्रेक होगी तो वेजिनल कैविटी के थ्रू वो सारा जो न्यूट्रिशन नरिशमेंट म्यूकस ब्लड वो सारा बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अकर, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जिसने अगर ऐसा लिखा है दैट मींस कि उसका आंसर सही है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, अच्छा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो सारे 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आप अगर ये सारी एक्सप्लेनेशन लिख के आए हो तो दैट मींस कि आपका आंसर बढ़िया जाने वाला, 5 मार्क्स आपको मिलने वाले। Next है, when the seed is placed under the appropriate condition of water and air in the soil। लो जी, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सोइल में या हवा के अप्रोप्रिएट कंडीशंस में सीड को रख दोगे तो क्या होगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगी भाई। अंकुरित सुना होगा आपने, अंकुरित हो जाती है, तो सीड जर्मिनेट कर गई। इतना आसान क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तो जिसने ये लिखा है तो उसका नंबर मिलेंगे। वाह वाह वाह, मजा आया भाई। नेक्स्ट भी है, इसका और का पार्ट देख लेते हैं, 5 मार्क्स का है, ठीक है। 5 मार्क्स में वही 5 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पोर्स, अच्छा इसमें क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ, गिवन बिलो सर्टेन सिचुएशन एनालाइज एंड डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन। अच्छा इसमें बताना है क्या होगा, ठीक है। कहता स्पोर आर लिबरेटेड फ्रॉम ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड मड। कह रहा ब्रेड मड पे जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें से स्पोर्स लिबरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो बच्चों देखो हवा के थ्रू किसी भी चीज, हाँ हवा के थ्रू मैक्सिमम जो स्पोर्स उड़ के जहां भी जाएंगे ना वहां गिरेंगे और सीधी सी बात है नए स्पोर्स बनेंगे, यानी कि फंगस फैलती चली जाएगी। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द वेट सॉइल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ब्रायोफिलम कहां पढ़ा था बच्चों, ब्रायोफिलम पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोर्शन में। तो ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है वो अपने अंदर एक एबिलिटी रखती है, खुद ही विदाउट एनी सीड विदाउट एनी रूट्स वो खुद ही जनरेट कर सकती है नया प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोर्शन जिसको बोलते थे, ठीक है। तो ये अगर मिट्टी में गिर गई, वेट यानी कि थोड़ी नमी है उस मिट्टी के अंदर, तो वो ऑब्वियसली वहां से जनरेशन न्यू ब्रायोफिलम जनरेट करने लग जाएगा, बना होने लग जाएगा, ठीक है। बहुत आसान। नेक्स्ट है, अ पोलन from the different species land on the stigma of totally unrelated species। कह रहा है अगर मान लो कोई ऐसा पोलन आ गया जो डिफरेंट स्टिग्मा से पे सॉरी दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। अ पोलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, अच्छा अलग अलग स्पीसीज के जो पोलन है लैंड कर गए ऑन द स्टिग्मा टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज, तो क्या होगा। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है वो अपनी पोलन ट्यूब पहले बना लेता है और जर्म सेल्स ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोनों ही चले जाते हैं, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन से नई स्पीसीज बनके तैयार हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि उसमें फ्लावर्स के कलर्स में की जाती है, रोज में की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रोज बनाए जाते हैं और बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। दैट मींस कि हमने उनको कराया है, उनके प्रोसेस को हमने मिक्स किया है, तो दैट द टाइप ऑफ दैट, ठीक है। इसमें नई स्पीसीज या फिर नए कलर्स की चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फ्लावर्स वगैरह, ठीक है। फोर्थ है कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द ह्यूमन फीमेल। अगर कॉपर टी प्लेस की गई है यूट्रस में तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो कॉपर टी एक्चुअल में क्या होती है बच्चों, कॉपर टी जो होती है वो कॉपर की होती है और वो यूट्रस में प्लेस की जाती है, तो वो फेलोपियन ट्यूब के रास्ते को रोक देती है, टी की तरह होती है बिल्कुल, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब के रास्ते को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है और स्पर्म को एंट्री नहीं देती। चलो मान लो यहाँ से स्पर्म जाने वाला है और यहाँ से भी स्पर्म जाने वाला है, तो ये फेलोपियन ट्यूब के रास्ते को बंद कर दिया, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब इस तरीके से,
तो फ्लोपियन ट्यूब को ही बंद कर दिया, फ्लोपियन ट्यूब को बंद कर दिया तो सीधी सी बात है कॉपर टी से क्या नहीं होगा, स्पर्म एग तक पहुंचेगा नहीं, एग तक पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा, बॉडी पे इम्पैक्ट होता है कॉपर ट्यूब का, सॉरी कॉपर टी का, क्योंकि मेटल है, और आपको भी पता होगा पीएच भी बहुत मैटर करता है, वजाइनल पीएच बहुत अलग डिफरेंट टाइप का होता है, तो मे बी वहाँ पे पीएच की वजह से मेटल में भी रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो थोड़ा सोचना इस बारे में, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने आंसर बता ही दिया इसका, लास्ट पार्ट है इसका, स्पाइरोगायरा ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स अपॉन मैचुरेशन। कह रहा है जब स्पाइरोगायरा बड़ा हो जाता है और वो छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा तो क्या होगा, तो छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा तो उसके पास एबिलिटी है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिजनरेट करने की, यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने की, तो सीधी सी बात है ईच फ्रेगमेंट्स कन्वर्ट इनटू फुल स्पाइरोगायरा। ये फाइनली हमारा सेक्शन ए बायोलॉजी खत्म बच्चों। कितनी आसान बायोलॉजी थी, 30 मार्क्स की बायोलॉजी आई थी बच्चों, और 30 में से 30 आने चाहिए आपकी, समझ में आ गई बात? इतनी आसान में तो भाई मार्क्स आने चाहिए। लो जी, अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है बायोलॉजी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो बच्चों, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, यानी कि बायो हमने कंप्लीट आपको पूरा सजेशन दे दिया है कि क्या क्या सजेस्टेड आंसर हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो, अगर आप ऐसे आंसर करके आए हो तो टेंशन फ्री रहो, आपके मार्क्स आने वाले 30 आउट ऑफ 30 बीइंग बायोलॉजी। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्या, सेक्शन बी। सेक्शन बी है केमिस्ट्री से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारे पास 17th क्वेश्चन, देखिए कह रहा है गैसेस इवॉल्व ऑन द हीटिंग लेड सेकंड, यानी कि नाइट्रेट क्रिस्टल। लो जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है लेड नाइट्रेट था आपके पास PbNO3, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, ये था आपके पास, इसको हीट किया था एनसीईआरटी में, सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है बच्चों। तो आपको बताना है क्या बनेगा, NO2 और O2, या फिर N2NO2, या फिर NO2H2, या फिर NO2O2। देखो पहली बात तो इसको याद करना होगा, इसमें लेड ऑक्साइड बनता था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता था और ऑक्सीजन बनता था, ऑक्सीजन बनता था, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी के जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन खोलोगे फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या हो जाएगा, ये मिलेगा, ठीक है। लेड की जो है ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपको मिलेगा लेड, वेरी गुड, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन यहाँ पे मिलेगा आपको, ये लो लेड नाइट्रेट, ये रहा थर्ड वाला, ठीक है। अगर थर्ड वाले को देखोगे आप तो इसमें क्या है, इसमें है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लो जी, आसान बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता AgNO3 NaCl और बन गया क्या हमारा NaNO3 और AgCl। एक तो ये रिएक्शन लिख दी इसने, सेकंड रिएक्शन लिखी हुई है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट बना और पोटेशियम क्लोराइड बना, तो ये एक रिएक्शन लिखी है। तो इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लियरली डिस्क्राइब द बोथ ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। पढ़ लेते हैं, पहला है कहता फर्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बच्चों, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, ठीक है। फिर कह रहा है सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे सेकंड वाले में भी देखिएगा तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे करेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे ये याद होगा आपको, ये दोनों ही पीपीटी है, AgCl पीपीटी है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाली में AgCl पीपीटी बनेगा और यहाँ पर आकर बैरियम सल्फेट पीपीटी बनेगा, तो ये दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इस वाले ऑप्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं भाई ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी तरफ भी हम नहीं जाने वाले। थर्ड वाले पे देखते हैं बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन, तो बिल्कुल सही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर सही है सी। इसने सी करेक्ट किया है, मजे लो बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 18 के बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारे को, 19 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों
which one of the following can be used an acid base indicator by visually impaired यानी कि blind student, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट है बच्चों जो कि देख नहीं सकते सही से, तो वो कौन से इंडिकेटर का यूज करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर के लिए? तो देखो बच्चों, देख नहीं सकते तो कलर पे तो जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो टर्मरिक में भी कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का भी कलर चेंज आता है, लिटमस भी। तो इसको बिना सोचे समझे आपके दिमाग में आना चाहिए स्मेल वाला। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करेंगे तो वेनिला एसेंसेस जो होती है उसमें स्मेल के थ्रू हम क्या बताते हैं, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है वेनिला की। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम जो एसिड बेस इंडिकेटर यूज करने वाले सेकंड वाला यानी कि बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n रिप्रेजेंट, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है। मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2n, देखो एल्केन, एल्केन में क्या होता है CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है बच्चों, एल्कीन में होता है CnH2n, यानी कि दिस इज द आंसर इज एल्कीन, आंसर है एल्कीन। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में होता है CnH2n माइनस 2, ठीक है। और एल्केन में क्या था CnH2n प्लस 2। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एल्कीन इज द राइट आंसर। क्या बात है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर, व्हेन एलिमेंट x रिएक्ट विद वाटर, कह रहा है कोई एलिमेंट है x, इट स्टार्ट फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का नाम सुनते के साथ याद आ गया मुझे तो थर्ड चैप्टर तुम्हारा, ठीक है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट x। देखो पोटेशियम भाई साहब हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट कर जाएगा, फ्लोट तो दूर की बात छोड़ो। सोडियम हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट करेगा। आयरन डूब जाएगा। तो कैल्शियम इज द एलिमेंट व्हिच फ्लोट, ठीक है। क्यों फ्लोट करता है ये भी रीजन बताया था मैंने, मेरा ये क्वेश्चन आ सकता है क्या कि फ्लोट क्यों करता है, रीजन बताइए। तो फ्लोट करने का कारण होता है जैसे कैल्शियम क्या नाम है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस साथ में। तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स कहां हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल चिपक जाते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स कहां पे चिपक जाते हैं, कैल्शियम की सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो अब बबल्स अपने आप उसको कहां ले आते हैं, सरफेस पे ले आते हैं, तैरने लग जाती है वो चीज। मैग्नीशियम के केस में भी ऐसे मैंने बताया था ये चीज, याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चों Which of the following is good conductor of electricity? लो जी, कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो बच्चों पहला ऑप्शन है लेड, अच्छा सॉरी पुअर, नॉट गुड, देखा गलती हो जाती है बच्चों पढ़ने में, पुअर कंडक्टर पूछा है। लेड, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। देखो कॉपर और एल्यूमिनियम की तो वायर ही आती है, अगर पुअर कंडक्टर होता तो हमारे घरों में कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर क्यों बनती, पढ़ाया था मैंने, याद करो। अब आया था सिल्वर, ठीक है। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बहुत महंगा होता है इसलिए वायर में तो लगा नहीं सकते, सीधी सी बात है, चांदी की वायर थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया लेड, लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सीधी सी बात है लेड क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, तो लेड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 क्वेश्चन में बोला गया है द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड द मिथेनोइक एसिड। आपको बताना है ऑक्सैलिक एसिड कहां से मिलता है, लैक्टिक एसिड कहां से मिलता है और मिथेनोइक एसिड रिस्पेक्टिवली। अच्छा नीचे के ऑप्शन में से चूज करना, देखो ऑक्सैलिक तो टोमेटो से बनता है, तो टोमेटो में दो ऑप्शन में टोमेटो है ये, ठीक है, ऑक्सैलिक टोमेटो में होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है दो ऑप्शन में टोमेटो है। चलिए तो बाकी को हटा देते हैं हम यहाँ से। तो अब दो उसमें आ गया लैक्टिक, नेक्स्ट है लैक्टिक। लैक्टिक होता है बच्चों कर्ड में, तो कर्ड इज द आंसर ये रहा। और मिथेनॉइक तो आर्नस्टिंग में होता ही है, तो इसका मतलब है ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट इज ए। एशेल्सन रीजन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। एशेल्सन रीजन में 24th पे है कार्बन शेयर इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ अदर एलिमेंट। कह रहा है कि कार्बन अपने शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि लास्ट अंतिम सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शेयर करता है दूसरों के साथ। कार्बन के साथ भी शेयर कर लेता है और अदर देन कार्बन भी शेयर कर लेता है। रीजन में दिया हुआ है द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द बोथ एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स attaining the noble gas configuration। तो बात तो सही है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो A एंड R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
अच्छा, इसमें एक ही एसेशन पूछा गया है बच्चों, ठीक है। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। कहता है व्हाई डज वन, इसमें भी थोड़ा ब्लर आ रहा है, फील पेन एंड इरिटेशन व्हेन स्टिंग बाय हनी बी रबिंग। अच्छा, पहला क्वेश्चन में पूछा है इसकी क्वेश्चन में कि भाई हमें पेन और इरिटेशन क्यों होती है अगर किसी मधुमक्खी ने आपको काट लिया तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, मधुमक्खी ने अगर आपको काट लिया है तो वो आपकी बॉडी में एक एसिड, मिथेनोइक एसिड जनरेट या फिर सॉरी रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है, खुजली होती है, ठीक है। तो कहता है रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया, जहां पे काटा है, स्टंग है, स्टिंग है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ठीक है, एरिया, वहां पे लगाने से रिलीफ क्यों मिलता है? तो बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड बेस, बेस है, आपकी बॉडी में एसिड गया है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा, यानी कि बेस जो होगा वो एसिड को खत्म कर देगा एक तरीके से। तो इसका आंसर ये है, ठीक है ना। तो जिसने ये आंसर लिखा है, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन? ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चों। लेट सपोज आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, ठीक है, उसमें आयरन आयरन डाल दिया तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आपको पता होगा। FeSO4 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो पहले का आंसर यही था, ठीक है। सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड Ki सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द लेड नाइट्रेट। कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, Ki का सॉल्यूशन किसके अंदर डाल दिया बच्चों, लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 के अंदर, PbNO3 का होल ट्वाइस इसमें डाल दिया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी कि डबल डिस्प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक तो बनेगा लेड आयोडाइड Pb, सॉरी, एक तो बनेगा आपका लेड आयोडाइड यानी कि PbI2, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा बच्चों, साथ में बनेगा आपका, अब Pb और I यूज हो गया, अब पोटेशियम नाइट्रेट, साथ में बनेगा KNO3, ठीक है, ये होगा। लो जी, आसान है बिल्कुल। थर्ड, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, लो जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन, मैंने बोला तो सारी रिएक्शन एक बार पढ़ लेना अच्छे से। रिविजनरी वीडियो भी इसलिए डाली थी बच्चों ताकि आप देखो सारी केमिस्ट्री, सारी चीजें वहीं से आई हुई है, बायोलॉजी में से सब कुछ वहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसको ध्यान से देख के गए हो तो इसका मतलब आप आंसर क्वेश्चन अच्छे करके आए हो, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को डाल दिया, सनलाइट में छोड़ दिया, भाई सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, सनलाइट में छोड़ दोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, Ag अलग हो जाएगा और Cl क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो ये हो गया डिकम्पोज लो, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द सपोर्ट योर आंसर। बच्चों इनको समझाते हुए सभी की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और बैलेंस करना आपको आता ही होगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए तो बिल्कुल सिंपल जो मेथड यूज करते थे वही बैलेंस केमिकल, और आपकी यही एनसीईआरटी में एज इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन। 27 में देखोगे तो एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस विद द केमिकल इक्वेशन। क्लोर एल्कली प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड। लो, जितना आसान क्वेश्चन है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में याद है बच्चों क्या करना था? क्लोर एल्कली प्रोसेस मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें हमने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना था। क्या लेना था बच्चों? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में पानी डाल दो, एक्वा सॉल्यूशन तैयार हो गया। उसको इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओ तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे बनेगा हमारा NaOH। प्रोडक्ट में NaOH के यूजेस भी बताए थे। क्लोरीन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब क्लोरीन इज Cl माइनस, माइनस जो है वो प्लस पे जाएगी, यानी कि एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस जाएगी और कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस जाएगी, कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी आंसर है। इसमें पूछा था ना क्लोर एल्कली प्रोसेस में नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड एंड एनोड। लो जी, मैंने सबके ही बता दिया आपको, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन एनोड पर बनी है और हाइड्रोजन जो H+ बनाते हैं वो कैथोड पर बनी है, सिंपल, ठीक है। बहुत आसान आंसर था इसका। किसी बच्चे ने अगर ऐसे लिखा है तो उसको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, इसके और में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। इस और में क्या दिया हुआ है, कहता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग
कंपाउंड्स विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, लो जी, एनसीईआरटी में ही सब कुछ दिया हुआ है आपकी। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन बतानी थी, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन बतानी थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन बतानी थी। बेकिंग सोडा की आसान है, ब्लीचिंग पाउडर की भी आसान है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर, ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर में जो लास्ट वाला पार्ट है सोल्ट वाला, उसमें चलते हैं। मैं प्रिपरेशन दिखा देता हूँ। ऐसे तो आसान है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपने इक्वेशन ये रही क्लोरलकिली प्रोसेस, तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, क्लोरलकिली प्रोसेस में क्या क्या बना था, ये रही इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें बनी थी, आप इसमें देख सकते हो। और इसके बाद अगर आप बात करोगे, ठीक है, इसके बाद अगर हम जाते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, लो जी, ब्लीचिंग पाउडर उसमें अंदर आया हुआ है। तो ब्लीचिंग पाउडर की आप इक्वेशन देख सकते हो कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है उसके अंदर बस क्या डालना है, क्लोरीन गैस पास करानी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ये प्रिपरेशन है इसकी, बताओ आसान सी। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है सर। ठीक है, डाइस्लेक लाइन के अंदर डाल दो, उसके अंदर बन जाती है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा की अगर बात करूँ तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन भी आसान है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन ये रही। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, मैंने आपको रिवीजन वीडियो में बताया था अच्छे से कि NaCl लेना है, NaCl में पानी डाल दो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ और अमोनिया पास कराओ। तो यहाँ पर हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज द बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, अगर इसी को आप क्या करो, हीट कर दो बेकिंग सोडा को, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये बन जाता है हाइड्रोजन H2O बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से क्या बन जाता है, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि खाने को अच्छा बनाती है हीटिंग के दौरान। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। फिर उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद एक पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ब्लीचिंग हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेकिंग हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, तो इसमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट ठीक है, यहाँ पर हाफ H2, जो कि 1.5 H2O यानी कि 1.5 H2O को गेन करके, ठीक है, जिप्सम बना लेता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन कैसे होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है, ये है क्या नाम है, जिप्सम, उसको, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, तब जाके आप प्लास्टर ऑफ पेरिस इजीली बना दोगे। ठीक है ना, ये लिखा ना यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सब कुछ। ठीक है, ये रहा 373 केल्विन पे आपको हीट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तीनों की प्रिपरेशन और केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना ही है। फर्स्ट चैप्टर से काफी अच्छे क्वेश्चन आए और इजी इजी क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे वाले। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 क्वेश्चन थोड़ा सा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो आपको उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। कहता है मोस्ट ऑफ मेटल्स अकर इन कंबाइंड स्टेट इन फॉर्म ऑफ ओर्स। ठीक है, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। ठीक है, एंड सल्फाइड ओर्स आर बाय रोस्टिंग। वेरी गुड। ठीक है, एंड रिड्यूस्ड विद द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एंड गेट फ्री मेटल। ठीक है, ये वही बता रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि भाई सल्फाइड ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स होते हैं, उनको हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड से फिर रिड्यूस करा के हम उसके मेटल बना लेते हैं। ठीक है, बताया हुआ था हमने सब। हाईली रिएक्टिव मेटल like aluminium magnesium are also used to reducing agent। कह रहा है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम भी हाईली जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी यूज करके करते हैं, एंड मोल्टन ओर्स। ठीक है, कहता है एलोइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ठीक है, कहता है वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल मेथड, हमें जो चाहिए वो प्रॉपर्टी मिलती है। द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। ये सिचुएशन कुछ दी है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दी बच्चों यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में से। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाई कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट। देखो बच्चों, देखो डायरेक्टली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते मेटल्स को, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप उसको नॉर्मल जो कैल्सिनेशन प्रोसेस और रोस्टिंग प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ
एक्सेस एयर हीट करके और इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर हीट करके पहले उसको ऑक्साइड बनाओ, और ऑक्साइड से रिड्यूस करना बहुत आसान प्रोसेस पड़ जाता है, तो इसलिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है और आसानी से हम उसको क्या बनते हैं, प्योर मेटल हमारा मिल जाता है वहां से। ऑक्साइड से निकालना आसान होता है विदाउट एनी गेटिंग इम्प्योरिटी, ठीक है ना। तो ये आसान तरीका है। इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, राइट अ रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया था रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते के साथ एक ही दिमाग में याद आ रहा है, क्या, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में ऐसा हुआ था कि जिसमें हमने ऐसा किया था, ठीक है। देखते हैं थर्मिट रिएक्शन, दिखाता हूं चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में एंडिंग पार्ट में अगर जाओगे तो वहां पे आपको थर्मिट रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 में अगर आपको याद होगा थर्मिट रिएक्शन थी जिसमें आयरन ऑक्साइड था, ठीक है, और उसको क्या करके ये रहा, लो जी, ये रिएक्शन, ठीक है। और इतनी आसान रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। ये लो, आयरन ऑक्साइड हो गया, उसमें एल्यूमिनियम डाल के Fe मोल्टन स्टेट में मिल जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, हीट अलग हो जाती है। थर्मिट रिएक्शन का यूज करते थे क्या करके, एज अ एल्यूमिनियम को रिड्यूस रिडक्शन कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया हमारा थर्ड पार्ट है इसका सी। कहता हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर्स, कॉपर सल्फाइड गिव इक्वेशन ऑफ द विद द ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इक्वेशन देनी है, कॉपर सल्फाइड है बच्चों, ठीक है। कॉपर सल्फाइड ओर्स है, तो आपको कैसे निकालोगे, तो आपको पता ही होगा बच्चों कॉपर सल्फाइड ओर्स को निकालने का क्या तरीका होता है। कॉपर, आप देखो अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊं तो कॉपर को आप चेक करो कौन से उसमें पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखोगे एक्सट्रैक्शन में तो कॉपर कौन सी उसमें पड़ता है, रिफाइनिंग की अगर बात करें या फिर अदर, ठीक है, उसकी बात करें तो कॉपर हाईली रिएक्टिव मेटल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है उसमें आप चेक करोगे तो ये रहा लो। कॉपर सल्फाइड ओर को कॉपर सल्फाइड से निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। कॉपर सल्फाइड ओर है आपके पास, उसको हीट कराओ, हीट करके ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड मिल गई तो कॉपर सल्फाइड डाल के उसको रिड्यूस करा दो, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और कॉपर हमें अलग मिल जाएगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें देखो क्या है ना, आप जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आप इसके आंसर कर पाते हैं। तो अगर आपने ऐसे आंसर लिख के आए हो तो इसका मतलब है आप बढ़िया पेपर करके आए हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अच्छा, इसका एक और पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, सी में किसी का सेकंड जो है, इसमें पूछा गया है कि why highly reactive metal cannot be obtained from their oxide by using carbon as a reducing agent। कह रहा है हाईली रिएक्टिव मेटल को तुम कार्बन का यूज करके क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते। तो बच्चों देखो हाईली रिएक्टिव मेटल ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है तो कार्बन तो ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पाएगा ना। और हमें क्या करना है, हमें मान लो भाई तुम्हारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है, कोई मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है, अब वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना के बैठा है, अब उसमें तुम कार्बन डाल रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा अपनी तरफ और मेटल को अलग निकाल देगा। अरे कैसे निकालेगा, कार्बन से तो ज्यादा रिएक्टिव हमारा यही मेटल है। समझ पाए क्या नहीं कह रहा हूँ मैं, कार्बन से मोर रिएक्टिव तो ये मेटल है, तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन के ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बना के रखेगा, तो ऑक्सीजन को कार्बन कैसे खींच पाएगा, तो इसलिए यूज नहीं करते इसका। अगर इस बच्चे ने ऐसा आंसर लिखा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है इसका, व्हाई सोल्डर एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। लो जी, मैंने सोल्डर के बारे में आपको रिविजनरी वीडियो में लास्ट में डिस्कस किया है, अगर थर्ड चैप्टर की वीडियो देखोगे आप, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थर्ड चैप्टर जितने भी आए हुए हैं। यूजिंग द वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टू टुगेदर, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि क्यों यूज किया जाता है सोल्डर, ठीक है। तो पहली बात तो देखो सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, ठीक है, उसको इजीली मेल्ट करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको, ठीक है, जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर वो तुरंत क्या हो जाता है, सॉलिड भी बन जाता है, तुरंत सूख जाता है एकदम से, ठीक है। तो आसानी से मेल्ट हो गया, आसानी से उसको क्या हो गया, सॉलिड बन गया, ठीक है। दूसरी बात है कि जो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान में, उनको आसानी से ज्वाइंट करने के काम आता है, ठीक है। इजिली रिमूवेबल है, आप उसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो पुराने जो जॉइंट्स होंगे उनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, तो इसलिए बेटर है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा आप ज्वाइंट करने के लिए किसी और का मेटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोल्डर इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है।
चलिए, तो ये था बच्चों आपके पास क्या हमारे ये वाला क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं इस पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 पे। हाँ जी, 29th क्वेश्चन की अगर बात करें, फर्स्ट है इसका ए का फर्स्ट पार्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है रीजन देने आपको, ठीक है, 3 मार्क्स का है तो तीनों एक एक मार्क्स के होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लो, जितना आसान क्वेश्चन है। कोवेलेंट कंपाउंड को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया गया, क्यों? पहली बात तो बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड बनते कैसे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनते शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर हो रहा है, और जब ये ब्रेक होंगे तो इनको अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, ठीक है, या फिर आप कह लो कि ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जब ब्रेक होते हैं तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, आयंस बनाते नहीं। तो कोवेलेंट कंपाउंड बहुत ही पुअर कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, इसका यही रीजन था। दूसरा है सोप डज नॉट फॉर्म लेदर लेदर इन द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्यों नहीं बनाता, ठीक है, तो कह रहे हैं सोप क्यों बनाएगा। देखो, हार्ड वाटर में आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन करके जो कि हमारे हार्ड वाटर में ज्यादा होती है उसके साथ बना के स्कम बना लेंगे। स्कम क्या करता है? स्कम क्लीनिंग एक्शन को ही रोक देता है, क्लीनिंग एक्शन अच्छे से नहीं होगा तो लेथर फॉर्म नहीं होगा ढंग से। तो सिंपल सा आंसर था ये, ठीक है, बहुत आसान आंसर था। थर्ड क्या था? कार्बन शोज कैटिनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट। ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा कार्बन कैटिनेशन शो करता है, लॉन्ग चेन बनाता है, लेकिन वहीं पर सिलिकॉन ज्यादा लंबी चेन नहीं बना पाता, ठीक है, उसका रीजन बताना है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। एक रीजन ये भी है कि कार्बन जो है ना वो हमारा छोटा एटम है साइज में, और छोटा एटम होने के कारण वो इजिली क्या करता है, लंबी चेन बनाने की काबिलियत रखता है। लेकिन सिलिकॉन वहां पे बड़ा एटम है तो उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर रहते हैं, तो वो आसानी से शेयरिंग करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए एक मेन कारण तो इसका यही है, ठीक है, छोटा साइज और बड़ा साइज, यानी कि कार्बन छोटा साइज में होता है इसलिए वो आसानी से कैटिनेशन कर लेता है, लेकिन सिलिकॉन बड़े साइज में होता है इसलिए वो ज्यादा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके मेन रीजन यही है। सेकंड पार्ट है इसका, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। कौन सी है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय द एसिडिफाइड, लो जी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है K2Cr2O7 वाली रिएक्शन, यानी कि आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। अब इसमें अगर आप क्या करोगे, क्या डाल दोगे? K2Cr2O7 डाल दोगे बच्चों। तो K2Cr2O7 क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा? इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, CH3COOH, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया? ऑक्सीडाइज हो गया, तो इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनॉइक एसिड। ये बहुत आसान रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसमें ध्यान से देखते रहना बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे तो बैलेंस करनी पड़ेगी आपको, इसमें वैसे नहीं लिखी है। सेकंड पार्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन का हाइड्रोजनेशन करना है बच्चों। इथीन का हाइड्रोजनेशन में क्या होगा भाई? इथीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और हाइड्रोजनेशन में आपको याद होगा कि जो इथीन होता है हमारा, ठीक है, इथीन की बात करूं तो C2H4, ठीक है, इसको हाइड्रोजनेशन करते हैं तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? इथेन बन जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं तो सीधी सी बात है इस तरीके से, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। तो इस तरीके से अगर आप बना के आए हो इसको तो बहुत आसानी से आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बी है, कहता है मोहन हीटेड इथेनॉल विद एक्स कंपाउंड, ठीक है, इथेनॉल को गर्म किया है एक्स के साथ, कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये तो सुना सुना लग रहा है भाई। एंड ऑब्जर्व अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। लो जी, जहां स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस आ जाए तो मतलब एस्टर का बनना, ठीक है ना। वाई इज फॉर्म, तो यानी कि वाई इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है एक तरीके की, तो वाई एस्टर है, ठीक है। एंड वाई इज ट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स बैक द इथेनॉल एंड द कंपाउंड Z। आपको याद होगा, इसको दोबारा से एस्टर को क्या करोगे तुम, ये सपोलिफिकेशन बन जाएगी रिएक्शन। तो आपको XYZ पहचानना है, आइडेंटिफाई द XYZ, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन ही दिखा देता हूँ लोग, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन चलोगे चैप्टर नंबर 4 में, एंड में जाएंगे हम चैप्टर नंबर 4 के, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए,
तो पहला तो उसने बोला था कि आपको क्या करना है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन है, इथेनॉल की थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है सारी की सारी, ठीक है। चलिए एस्टिमेशन देख लो, ये रहा, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछ ली है लोग। कह रहा है यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के रूप में करा गया तो आपका एस्टर बन गया, ठीक है। अब इसी एस्टर को अगर आप क्या कर दोगे, NaOH के साथ रिएक्ट करा दो तो आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में इथेनॉल वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कराई गई है, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो उसने क्या बोला था कि मोहन ने जो क्या करा, एक्स के साथ कंपाउंड एक्स के साथ इथेनॉल को हीट किया। तो इथेनॉल को हीट करना है तो सीधी सी बात है, इथेनॉल कहाँ पर है, ये रहा इथेनॉल OH, ठीक है। हीट किया, अब किस कंपाउंड के साथ हीट किया है, ठीक है। तो भाई हमारा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बन जाता है। तो इथेनॉल को किसके साथ हीट करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है, इथेनॉल के साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला है, उसके बाद बोल रहा है वाई बन रहा है, वाई एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है तो एस्टर हो गया, वाई तो एक्स्टर हो गया, एक्स क्या हो गया हमारा, इथेनोइक एसिड हो गया, जेड क्या हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद कह रहा है कि जो वाई बना, ठीक है, उसको ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे को जेड वापस मिल गया, ठीक है, गिव्स बैक इथेनॉल एंड द जेड। और इथेनॉल और जेड क्या होगा फिर, ठीक है, जब इथेनॉल बन जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वापस मिल गया, तो जेड हमारा वापस से क्या हो गया हमारे को, ठीक है, इथेनॉइक एसिड मिल गया। चलिए ये क्वेश्चन था सिंपल सा। फिर कह रहा है राइट द रोल ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द रिएक्शन, लो जी। अब आपसे कह रहा है कि इसका रोल बताओ, एसिड का रोल बताओ। यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 जो यूज किया गया है इसका क्या रोल है, कोई बता सकता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों देखो अगर देखा जाए ना, तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो एक्चुअल में एस्टर जो यहाँ पे बना था, ठीक है, एस्टर को एक तरीके से एसिड के रूप में कह सकते हो आप, कंपाउंड बनाने में या फिर एक तरीके से अलग अलग करने में हेल्प काफी करता है, ठीक है ना, यहाँ के बॉन्ड को अलग अलग करने में काफी हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एल्कलाइन, लिखा है ना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज आल्सो कॉल्ड द सपोनिफिकेशन, इसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एसिड है ना, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि ये इस रिएक्शन को फेवरेबल बनाए, यानी कि रिएक्शन आसानी से हो सके, ठीक है ना। तो एक तरीके से अलग अलग कर देता है आप। चलिए चलिए बच्चों, तो ये थी आपकी केमिस्ट्री 5 मार्क्स में। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व द नेम द रिएक्शन, ठीक है। आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन इन्वॉल्व एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन, और नेम ऑफ द रिएक्शन लिखनी है। तो देखो सबसे पहले तो एस्टिमेशन है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इनके नाम लिखने और आपको रिएक्शन इन्वॉल्व लिखनी है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये थी आपकी पूरी केमिस्ट्री जो कि बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चों, और आई होप आपने सारे आंसर्स ऐसे ही जो मैंने आपको आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर्स जो आपको बताए मैंने, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से अगर आपने किए तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले बच्चों, टेंशन फ्री रहना बिल्कुल, ठीक है। और ऑलमोस्ट बताए हुए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ हमारे पास बची है फिजिक्स, चलिए फिजिक्स को देखते हैं तब तक, ठीक है। और आप खुश हो जाना फिर अगर आपने अच्छा पेपर किया है तो, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ठीक है, तो आपको मैंने बायोलॉजी और क्या नाम है केमिस्ट्री आपको करा दी बच्चों, हमारा रह गया फिजिक्स। तो फिजिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट मैं आपको अलग से अपलोड करूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक बच्चों आप अपने आंसर देख के खुश हो गए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, वो भी अपने आंसर्स देखे आपने कितना अच्छा पेपर करा है, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स बच्चों।